हेलो, आज हम लोग बात करें सामिन कमीशन नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had a provision that a commission would be appointed 10 years from date to study the progress of the governance scheme, suggest new steps. An all India 7-member Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission after the name of its chairman Sir John Simon, was set up by the British government under Stanley Baldwin's prime ministership on November 8, 1927. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पास इसमें प्रोविजंस है कि कमीशन एक अपॉइंट होएगा स्टडी करने के लिए गवर्नेंस स्कीम के प्रोग्रेस को, सजेस्ट करने के लिए नए स्टेप्स को। ऑल वाइट 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे कि साइमन कमीशन पॉपुलरली नॉन जाना जाता था, वो उसके चेयरमैन सर जॉन साइमन के नाम से आफ्टर द नेम ऑफ उनके नाम के बाद में ये कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। उसको सेटअप किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टैनली बिल्डविन के प्राइम मिनिस्टरशिप में नवंबर 8, 1927 में कमीशन जो है रिकमेंड करना के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या इंडिया रेडी है फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और रेडी है तो किस लाइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करे जाएंगे। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज ड्यू ओनली इन 1929, द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट then in power in Britain feared defeat by Labour Party and thus did not want to leave the question of the future of Britain's most prized colony in irresponsible Labour hands. यानी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो पावर में थी ब्रिटेन में, वो डर रहा था कि लेबर पार्टी से अगर हार जाएगा तो लेबर पार्टी पावर में आ जाएगा, तो लेबर पार्टी के पावर में आने से जो ब्रिटिश का जो प्राइज्ड कॉलोनी जो इंडिया था इररिस्पॉन्सिबल लेबर हैंड्स में ना चले जाए, उसके लिए डर रहा था। इसीलिए all the constitutional reforms were due only in 1929. The conservative government then in power in Britain feared by Labour Party and feared defeat by the Labour Party and did not want to leave the question of the future of Britain's most prized colony in irresponsible Labour hands. Also, by the mid-1920s, the failure of the 1919 Act to create a stable imperial power had led to several parliamentary reports and inquiries. और साथ ही में जो मिड 1920s में जो फेलियर हो गया ना 1919 का एक्ट का, वो क्रिएट करने के लिए एक स्टेबल इंपीरियल पावर का को क्रिएट करने के लिए फेल हो गया था 1919 का एक्ट, तो उसके लिए बहुत सारे पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स और इंक्वायरीज होने लगे। द ली कमीशन वेंट इनटू द राज फेलियर टू रिक्रूट इनफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। द Modi Man Commission looked into the deadlock within the Diarchy dispensation, and Linlithgow Commission inquired into the crisis of Indian agriculture. जो ली कमीशन है वो राज का फेलियर की वो इनफ ब्रिटिश ऑफिसर रिक्रूट नहीं कर पा रहा है, उस पर ली कमीशन गया था। मोदी मैन कमीशन देख रहा था डेडलॉक के ऊपर, डायरेक्ट डिस्पेंसेशन के अंदर में के विदिन में जो डेडलॉक है उसको देखने के लिए मोदी मैन कमीशन आया था। लिनलिथगो कमीशन जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर के क्राइसिस के ऊपर बैठा था, उसको चेक करने के लिए। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट दो इट नेसेसरी टू गो मोर फुल्ली into the working of the 1919 Act, the Conservative Secretary of State of India, Lord Birkenhead, who had constantly talked of the inability of Indians to formulate a concrete scheme of constitutional reform which had the support of wide section of Indian political opinion, was responsible for the appointment of the Simon Commission. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट दो इट नेसेसरी टू गो मोर फुल्ली इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है थॉट इट नेसेसरी टू गो मोर फुल्ली इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट। तो गवर्नमेंट क्या सोचा कि जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1919 एक्ट के वर्किंग के ऊपर जो है फुल्ली वो लोग इसके ऊपर जाएं। कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है लॉर्ड बिर्केनहेड, जो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो बात कर रहा था इंडियंस की इनएबिलिटी के ऊपर कि वो बना नहीं पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर एक कंक्रीट स्कीम को बना नहीं पा रहे हैं। इनएबिलिटी ऑफ इंडियंस टू फॉर्मुलेट ए कंक्रीट स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक कॉन्क्रीट स्कीम बना नहीं पा रहे हैं, जिसका कि इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन के वाइड सेक्शंस का जिस पे सपोर्ट हो। तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं बना पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं,
कॉन्क्रीट स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का, जिस रिफॉर्म के ऊपर इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन के वाइड सेक्शन का सपोर्ट हो। तो इस वजह से साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि इंडियंस जो है वो इनकेपेबल है, इनेबल है, ऐसा बात कर रहे थे लॉर्ड बिरकेनहेड, जो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का कंक्रीट स्कीम बनाने में फेल हो रहे हैं, जो वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिसमें कि मेजोरिटी इंडियंस का सपोर्ट हो, इन पॉलिटिकल ओपिनियन का सपोर्ट हो। Indian response. The Indian response to Simon Commission was immediate and nearly unanimous. What angered the Indians most was the exclusion of Indians from the commission and the basic notion behind the exclusion that foreigners would discuss and decide upon the India's fitness for self-government. इंडिया का रिस्पॉन्स जो साइमन कमीशन में के प्रति इमीडिएट था और अनएनिमस था। क्या गुस्सा हुआ, क्या चीज गुस्सा आया इंडियंस को कि वो इंडियंस नहीं है उस कमीशन में, और जो बेसिक नोशन है कि फॉरेनर्स का कि ये बात है कि फॉरेनर्स जो है एक्सक्लूजन, दैट क्या फॉरेनर्स डिस्कस करेंगे इंडिया की फिटनेस, सेल्फ गवर्नमेंट की फिटनेस के बारे में, क्या फॉरेनर्स डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। दिस नोशन वाज सीन एज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये जो चीज है ये क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन है कि हमको अपने देश को खुद राज करना है। तो इंडियंस ही नहीं है उस कमीशन में, तो फॉरेनर्स क्या इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। एंड एज ए डेलिबरेट इंसल्ट टू द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। तो ये क्या है, डेलिबरेट इंसल्ट है भारत की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो हम लोग का सेल्फ रेस्पेक्ट है इंडियंस का, उसका डेलिबरेट इंसल्ट है ये साइमन कमीशन, ऐसा कहा गया। कांग्रेस रिस्पॉन्स। The Congress session in Madras December 1927 meeting under the presidency of M.A. Ansari decided to boycott the commission at every stage and in every form. कांग्रेस सेशन मद्रास का दिसंबर 1927 में हुआ था। कांग्रेस सेशन मद्रास में 1927 में हुआ था, जो M.A. अंसारी के प्रेसिडेंसी में हुआ था। वो डिसाइड किया कि बाइकआउट करेगा कमीशन को हर एक स्टेज में और हर एक तरीके से, हर एक फॉर्म में। Meanwhile, Nehru succeeded in writing a snap resolution passed at the session declaring complete independence as the goal of the Congress. और meanwhile जो है नेहरू ने एक snap resolution पास किया सेशन में और डिक्लेयर किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हमारा कांग्रेस का गोल है, लक्ष्य। तो ये बातें कुछ है इंडिया रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। Other groups. Those who decided to support the Congress call of boycott of the Simon Commission included the liberals of the Hindu Mahasabha, majority faction of the Muslim League under Jinnah. The Muslim League had two sessions in 1927, one under Jinnah at Calcutta, where it was decided to oppose the Simon Commission, and other at Lahore under the Muhammad Safi, who supported the government. Some others, such as Unionists in Punjab and Justice Party in the South, decided not to boycott the commission. दूसरा ग्रुप जो था कि वो जो डिसाइड किया कि सपोर्ट करेगा कांग्रेस को, वो बाइकआउट करने के लिए वो कॉल किया साइमन कमीशन में। उसमें हिंदू महासभा के लिबरल शामिल थे, मेजोरिटी फैक्शन मुस्लिम लीग का, जो मुस्लिम लीग के मेजोरिटी लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे थे। जिन्ना के लीडर के अंडर में जो मुस्लिम लीग थी उसके मेजोरिटी फैक्शन सपोर्ट कर रहा था बाइकआउट को साइमन कमीशन के। जो मुस्लिम लीग का 2 सेशन हुआ था 1927 में, एक जिन्ना के अंतर्गत जिन्ना के लीडरशिप में कलकत्ता में हुआ था, जहां पे डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, और दूसरा लाहौर पे हुआ था मोहम्मद साफी के लीडरशिप में, जिसने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। कुछ दूसरे जैसे कि यूनियनिस्ट पंजाब के और जस्टिस पार्टी साउथ के, उसने डिसाइड किया कि बाइकआउट नहीं करेंगे कमीशन को। पब्लिक रेस्पॉन्स। द कमीशन लैंडेड इन बम्बई The commission landed in Bombay on February 3, 1928. On that day, a countrywide Herial was organized and a mass rallies held. Wherever the commission went, there were black flag demonstration, हड़ताल and slogan of Simon go back. कमीशन जो बम्बई में उतरा फरवरी 3, 1928 में, 1928 में कमीशन आया था। उस समय उस दिन कंट्री वाइड पूरे देश भर में हड़ताल ऑर्गेनाइज करा गया, मास रैली हुई। कमीशन जो है जहां जहां गया वहां पर काला झंडा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, हड़ताल किया गया, स्लोगन लगाया गया, गो बैक साइमन गो बैक। A significant feature of this upsurge was that a new generation of youth got their first taste of political action.
जो सिग्निफिकेंट फीचर था इस अपसर्ज का वो कि नया जनरेशन यूथ का नया जनरेशन जो है वो पॉलिटिकल एक्शन का फर्स्ट टेस्ट उसको मिला. डॉक्टर अंबेडकर एंड द साइमन कमीशन. डॉक्टर अंबेडकर was appointed at the Bombay Legislative Council to work with the Simon Commission. In October 1928, Ambedkar went before the commission. He argued for universal adult franchise for both male and female alike, for provincial autonomy in the province and the diarchy at center. Significantly, universal adult franchise was at the time yet to be guaranteed in most of the European countries. माने डॉक्टर अंबेडकर और साइमन कमीशन की बात करी जाए तो डॉक्टर अंबेडकर जो है उनको अपॉइंट किया गया बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए. अक्टूबर 1928 में अंबेडकर जो है साइमन कमीशन के सामने आए. उन्होंने आर्ग्यू किया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना पड़ेगा, यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही वोटिंग करने का अधिकार होना पड़ेगा. जैसे आप लोग पहले कंडीशन लगाते थे जिसके पास पैसे वाले लोग ही वोट कर सकते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं. फ्रांस में भी ऐसा होता था, लेकिन यानी दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं मिला था अभी तक, इस टाइम तक 1928 में. उस टाइम में बाबा साहब ने भीमराव अम्बेडकर ने आर्ग्यू किया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना पड़ेगा दोनों मेल और फीमेल को अलाइक, एक जैसे. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए प्रोविंस में और डायरकी सेंटर में डायरकी के लिए. सिग्निफिकेंटली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज एट द टाइम येट टू बी गारंटीड इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. एंड येट टू बी गारंटीड, मिला ही नहीं था यूरोपियन कंट्रीज को. उस टाइम पे बाबा साहब ने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए अपने को. ऑन बिहाफ ऑफ द बहिष्कृता हितकर्णी सभा, बहिष्कृता हितकर्णी सभा, on behalf of बहिष्कृता हितकर्णी सभा, he submitted a memorandum on the rights and safeguards he felt were required for the depressed classes. बहिष्कृता क्योंकि दलित से थे, दलित परिवार से थे बाबा साहब अंबेडकर, तो दलितों के राइट्स के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने फाइट किया था. बहिष्कृता हितकर्णी सभा के बिहाफ में उन्होंने सबमिट किया एक मेमोरेंडम जो डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकारों को की रक्षा के लिए, सेफ गार्ड्स के लिए, जो कि उनको लगा कि जरूरी है. अंबेडकर सेड दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लास एंड द हिंदू कम्युनिटी. हिंदू कम्युनिटी अलग है और डिप्रेस्ड क्लास अलग है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो लिंक बिटवीन डिप्रेस्ड क्लास एंड हिंदू कम्युनिटी. ही स्टेटेड दैट द डिप्रेस्ड क्लास शुड बी रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी. उन्होंने कहा कि डिस्टिंक्ट जो दबे कुचले लोग हैं उनको, जो दलित लोग हैं उनको अलग कम्युनिटी के तौर पर, अलग माइनॉरिटी के तौर पर रिगार्ड, अलग आइडेंटिटी देना पड़ेगा. डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी है वो. He asserted that the depressed class as a single minority needed far greater political protection than any other minority in British India. उन्होंने प्रेशर डाला कि डिप्रेस्ड एसर्ट किया, एम्फसाइज किया कि डिप्रेस्ड क्लास जो है माइनॉरिटी है के तौर पर माइनॉरिटी है, जिसे कि उतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जरूरी है, जिसको दिया जाना जरूरी है जितना किसी भी माइनॉरिटी को ब्रिटिश इंडिया में जरूरी नहीं है. Because of its educational backwardness, its economically poor condition, its social enslavement, and for the reasons that it suffered for certain grave political disabilities from which no other community suffered. मतलब है कि क्यों इनको इतना ज़्यादा स्पेशल मतलब अटेंशन या स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस है इस तरह का. एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, उनकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गरीबी में वो लोग जी रहे हैं, उनका सोशल एंस्लेवमेंट हो रहा है, और रीजन ऐसे कारणों के लिए उनको सफरिंग हुई है जो जैसी सफरिंग किसी भी कम्युनिटी को नहीं हुई है. In the circumstances, Dr. Ambedkar demanded for the political protection of the depressed classes representation on the same basis as Mohammedan minority. तो उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी, यानी रिप्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए जैसे मोहम्मदन माइनॉरिटी को मिल रहा है. He wanted reserved seats for the depressed classes if universal adult franchise was granted. तो उन्होंने रिजर्व सीट मांगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट किया जाता है. In case the universal franchise was not granted, Ambedkar said it would campaign for a separate electorate for the depressed classes. अगर अंबेडकर बोल रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया जाता तो अंबेडकर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी कंपेन करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए. He also expressed the need to have certain safeguards either in the constitution if it was possible or else in the way of advice in the instrument for government regarding the education of the depressed classes or their entry into the public services. उन्होंने बताया कि जरूरत है कुछ सर्टेन सेफगार्ड की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल में भी जरूरत है, या ये पॉसिबल हो
या एल्स किसी भी तरीके से एडवाइस करा जाए इंस्ट्रूमेंट टू द गवर्नमेंट को, इंस्ट्रूमेंट जो है उस गवर्नमेंट को जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एडवाइस किया जाए रिगार्डिंग डिप्रेस्ड क्लासेस के एजुकेशन और उनके पब्लिक सर्विसेज से एंट्री के लिए। द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन डिड ग्रांट रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, but the condition was that the candidates who would take part in the elections would have first of all to get their competence endorsed by governor of the province. Ambedkar was most displeased with this, but in any case this report remained a dead letter. जो रिपोर्ट था साइमन कमीशन का वो ग्रांट किया रिजर्व सीट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन कंडीशन वो था कि कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में टेक पार्ट तो लेगा, लेकिन सबसे पहले उसको अपना कॉम्पिटेंस गवर्नर से एंडोर्स करवाना पड़ेगा, प्रोविंस के गवर्नर से एंडोर्स करवाना पड़ेगा। अम्बेडकर जो है डिस्प्लीज्ड हो गए थे, इससे नाखुश थे। इन एनी केस जो रिपोर्ट था वो एक डेड लेटर के तौर पर पड़ा रहा। दे प्लेड द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द प्रोटेस्ट, गिविंग इट ए मिलिटेंट फ्लेवर। द यूथ लीडर्स लीग्स एंड कॉन्फ्रेंस गॉट अ रियल फिलिप, यानी जो यूथ है उन्होंने क्या है एक्टिव पार्ट लिया प्रोटेस्ट में, साइमन गो बैक साइमन, और उसको मिलिटेंट फ्लेवर दे दिया। यूथ लीग और जो कॉन्फ्रेंस है वो एक रियल फिलिप के तौर पर काम किया। नेहरू एंड सुभाष बोस इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट। बोथ ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, एड्रेस्ड एंड प्रेसाइडेड ओवर कॉन्फ्रेंस। दिस अपसर्ज अमंग द यूथ also provided a fertile ground for the germination and spread of new radical ideas of socialism, reflected in the emergence of groups such as the Punjab Naujawan Bharat Sabha, Workers and Peasants Parties and Hindustani Seva Dal Karnataka। तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है लीडर बन के निकल के आए नए वेव यूथ और स्टूडेंट्स के। उन्होंने एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया, एड्रेस किया, प्रेसाइड किया कॉन्फ्रेंसेस को, और ये अवसर जो यूथ के बीच में जो है एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया नए रेडिकल आइडिया के जर्मिनेट और स्प्रेड होने के लिए। वो रेडिकल आइडिया जैसे कि सोशलिज्म के रेडिकल आइडिया जो कि ग्रुप के इमर्जेंस में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज एंड हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका। तो ये कुछ बातें हो गई किसके बारे में, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।